हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरीश पटेल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रसायन फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्या है, IUPAC। IUPAC नेमिंग करना हम लोग आज सीखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, IUPAC, इसमें IUPAC जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? फुल फॉर्म तो मोस्टली सभी लोग जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, और यू का मतलब है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, IUPAC नेमिंग के लिए जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के रूप में हम ले रहे हैं, जैसे मान लो इस तरीके का, इस तरीके का कोई कंपाउंड हमें दे दिया गया और कहा गया कि इसका IUPAC नेम बताइए, या फिर इस तरीके का कोई कंपाउंड दे दिया गया और हमसे कहा गया कि इसका IUPAC नेम बताइए। ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लीजिए मेथिल लगा दिया, यहाँ पे कहीं OH लगा दिया इस तरीके से, और हमसे कहा जाए इसका आपको IUPAC नाम लिखना हुआ। अब IUPAC नेम अगर जब लिखना होता है इन सब कंपाउंड्स का, तो इसके लिए देखिए हर कंपाउंड में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसी में छिपी होती है। हमें क्या करना होता है, बस उसी को आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब पता लगाना होता है कि इस कंपाउंड में ऐसी क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपी हुई है जिसके आधार पे हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस वाले में सबसे पहले इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये वाला देखेंगे तो एक कंपाउंड जो है ये आपका ओपन कह सकते हैं कि खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड है ये, या कह सकते हैं कि ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक है। इस वाले को देखेंगे तो ये कैसा है, ये एक चक्रीय संरचना है। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये एक चक्रीय संरचना है और ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक है। ठीक, तो खुली श्रृंखला वाला जो यौगिक होता है उसका नाम लिखने के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ये होगी कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ये वाला देखेंगे तो द्विबंध है, ठीक, और इधर देखेंगे तो एक लगा हुआ है ये OH ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। तो इसमें ये OH ग्रुप ये भी कुछ बता रहा है, कुछ आपको जानकारी देता है। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये भी कुछ जानकारी देता है, ठीक, और ये जो लगा हुआ है द्विबंध ये भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी देता है। बस आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या जानकारी दे रहा है, ये क्या जानकारी दे रहा है। अगर हम ये सब जान जाएं तो हम इसका नाम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे इस वाले में ये जो चक्रीय संरचना है, इस चक्रीय संरचना में देखेंगे तो ये वाला ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, और इसमें देखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये वाला जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसी को हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब पता लगाना होता है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं ये सब जो लगे हुए हैं ग्रुप्स इनके साथ, ठीक है। तो जैसे जब कभी किसी ओपन, मतलब कह सकते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं तो उसके लिए देखिए हमें ओपन चेन कंपाउंड के लिए कुल 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और किसी चक्रीय संरचना का अगर हमें नाम लिखना हो तो उसके लिए हमें कुल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जैसे खुली श्रृंखला वाला है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो इसमें ज़रूरत पड़ती है वर्ड रूट। वर्ड रूट शार्ट में उसे क्या लिखेंगे, WR लिखते हैं, वर्ड रूट, या फिर इसको बोल सकते हैं मूल शब्द। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये है आपका मूल
शब्द। इसके बाद इसमें कुछ हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे सफिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, सफिक्स क्या होंगे? सफिक्स को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलना हो तो इसे बोलेंगे अनुलग्न। यह है क्या आपका एक अनुलग्न। ठीक, ऐसे ही जो मूल शब्द के पहले जो लिखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, जैसे ये अनुलग्न है उसके पहले क्या आएगा? पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। पूर्व लग्न को क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। ये हो जाएगा आपका पूर्व लग्न। ठीक, और अब ये जो अनुलग्न और पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? दो पार्ट में डिवाइड होते हैं आगे चल के। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को हम लोग बोलेंगे क्या? सेकेंडरी सफिक्स। दो पार्ट में डिवाइड हुआ सफिक्स आपका। एक पार्ट हुआ क्या? प्राइमरी सफिक्स और दूसरा हुआ सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे ये जो प्रीफिक्स होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन अब जैसे हम लोगों को नाम लिखना हो इस वाले का, ओपन चेन कंपाउंड का, क्या कह सकते हैं कि खुली श्रृंखला वाला जो कंपाउंड है उसे, उसमें ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, यही प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता उसमें। किसी भी कोई भी आपका ओपन चेन कह सकते हैं कि या फिर खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड है तो उसमें क्या नहीं होगा? उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स कभी नहीं होता। सिर्फ ये चार चीजों की मदद से आप इसका नाम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक, और ये हो जाएगा आपका दूसरा ये मूल शब्द, तीसरा ये प्राइमरी सफिक्स और चौथा ये सेकेंडरी सफिक्स। इन्हीं चार चीजों से हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चक्रीय संरचना वाला है, चक्रीय संरचना में इन पांचों की जरूरत पड़ती है। चक्रीय संरचना में इन पांचों की जरूरत पड़ी, कहने का मतलब है कि चक्रीय संरचना में इस प्राइमरी प्रीफिक्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, और अब किसी भी कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं, जैसे मान लो ये चक्रीय संरचना है, इस चक्रीय संरचना में आपके पास इसका नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वर्ड रूट, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर ये सेकेंडरी सफिक्स, फिर उसके बाद ये प्राइमरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। चक्रीय संरचना का नाम लिखने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, इसमें होगा क्या चक्रीय संरचना के लिए? प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, ये वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये दो चीजें ऐसी हैं, वर्ड रूट या प्राइमरी सफिक्स। जैसे यहाँ पे मूल शब्द या फिर ये प्राइमरी सफिक्स। मूल शब्द और प्राइमरी सफिक्स कोई भी कंपाउंड होगा उसमें ये दो चीजें रहेंगी ही रहेंगी। बिना इसके आप कंपाउंड बना ही नहीं सकते, कोई भी यौगिक आप बना ही नहीं सकते। ये दो चीजें तो रहेंगे ही रहेंगी। अब अगर चक्रीय संरचना वाला है, चक्रीय संरचना वाला है तो उसमें आपका ये प्राइमरी प्रीफिक्स ये आपका मस्ट हो जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स मस्ट है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर चक्रीय संरचना है तो उसमें ये तीन चीजें रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीन चीजें इसमें रहेंगे ही रहेंगी। और खुली श्रृंखला वाला अगर कंपाउंड है तो खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड में ये दो चीजें, मूल शब्द और प्राइमरी सफिक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड है तो उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अब इन दोनों के साथ साथ मूल शब्द और प्राइमरी सफिक्स के साथ साथ सेकेंडरी सफिक्स हो भी सकता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि खुली श्रृंखला वाला है तो ये दो चीजें एकदम होंगी होंगी, तीसरी ये वाली चीज और ये वाली चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। चक्रीय संरचना के लिए ये तीन चीजें, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, ये होगा ही होगा। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हमको इसमें क्या करना है, हम लोगों को खाली ये जानकारी लेनी है कि ये सारी चीजें, वर्ड रूट क्या इंफॉर्मेशन देता है, प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है,
सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ये चक्रीय संरचना है, तो चक्रीय संरचना में ये चीज क्या है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में रखें कि प्राइमरी सफिक्स में रखें कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखें, किस में रखें। ठीक, तो बस ये चीजें हमें क्या करनी है, पता लगानी है, या फिर इन चीजों का मतलब क्या होता है यही हमें पता लगाना है। ठीक है, यही अगर इतना जान जाएंगे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम लोग नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब इसमें देखते हैं ये सारी चीजें किस बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं ये सारी चीजें किसके बारे में जानकारी देती हैं। तो फाइनली रिजल्ट निकल के ये आया कि आपका जो कार्बनिक यौगिक है, हम चक्रीय संरचना और खुली श्रृंखला वाला अगर दोनों ले लें, दोनों तरह के कंपाउंड ले लें, तो उसमें हमें कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ी कुल, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और उससे पहले ये प्राइमरी प्रीफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, वर्ड रूट मतलब क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द, सफिक्स का मतलब हो जाएगा अनुलग्न, प्रीफिक्स का मतलब हो जाएगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब हो जाएगा पूर्वलग्न। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं ये वर्ड रूट या मूल शब्द क्या बताता है, कैसे जानेंगे कि इसमें वर्ड रूट है कि नहीं है। ठीक, तो पहला इसमें हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट यानी आपका मूल शब्द। मूल शब्द जो होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो मूल शब्द होता है वो जानकारी देता है पैरेंट चेन के बारे में। पैरेंट चेन का मतलब क्या हो जाएगा, जनक श्रृंखला। तो मतलब क्या हो जाएगा, मूल शब्द जो है वो मूल शब्द जानकारी देता है जनक श्रृंखला के बारे में। जनक श्रृंखला या जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन, जनक श्रृंखला के बारे में। अब वर्ड रूट सीखने जा रहे थे कि वर्ड रूट क्या बताता है, एक नया शब्द आ गया पैरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला। अब ये पैरेंट चेन क्या होगी, पैरेंट चेन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि पैरेंट चेन यानी कि जनक श्रृंखला हम लोग किसे बोलेंगे। तो ये जो जनक श्रृंखला यानी पैरेंट चेन होती है, ये होती है आपकी किसी भी कंपाउंड की लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। इसमें देखिए तीन बातें हैं, लॉन्गेस्ट जानते हैं सबसे लंबी, कॉन्टिन्यूअस का मतलब एकदम लगातार चलने वाली, सबसे लंबी एकदम लगातार चलने वाली कार्बन की चेन। यहाँ तीन बातें हैं, एक ये और एक ये, और तीनों ही बातें पैरेंट चेन के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए और कार्बन की चेन होनी चाहिए। जनक श्रृंखला में हमेशा पैरेंट चेन जो होती है वो कार्बन की चेन होती है, उसके बीच में कोई विषम परमाणु नहीं हो सकता। जैसे कोई विषम परमाणु का मतलब जैसे कोई हेटेरो एटम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे मान लो इस तरीके से एक कार्बन चेन दे दी गई, मान लो यहाँ पे ऐसे। अब इसमें अगर हमको सेलेक्ट करना हो सबसे लंबी चेन क्या हो सकती है, एक तो ये है कि 1 2 3 4 5 ऐसे, और एक हो सकता है 1 2 3 4, और एक हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मतलब हुआ अगर हम इसमें ऐसे चलें ऐसे, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ऐसे ही आएगी, और इसमें कितने कार्बन हैं आपके, 6 कार्बन। ठीक, तो ये सबसे लंबी लॉन्गेस्ट, कंटिन्यूअस, कहीं कोई बीच में ब्रेकिंग नहीं है,
ब्रेकिंग का मतलब कोई बीच में हेटेरो एटम नहीं है। हेटेरो एटम का मतलब कोई विषम परमाणु नहीं है, सारी कार्बन की चेन है। ठीक, तो लॉन्गेस्ट भी होना जरूरी है, कंटिन्यूअस भी होना जरूरी है, और वो कार्बन की चेन होनी जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से और समझिए, जैसे मान लीजिए ऐसे चले और इस तरीके से, जैसे ये कार्बन चेन है। अब इसमें देखेंगे ऐसे चले 1 2 3 4, ये 4 तो कार्बन की चेन हो गई। इधर बीच में क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कार्बन की चेन में ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये विषम परमाणु है। विषम परमाणु का मतलब है अब आप जंप नहीं कर सकते कि यहां से यहां, ऐसे नहीं जा सकते, पहले 4 कार्बन यहां से ले लिया फिर 5 6 7, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जंप नहीं कर सकते। या फिर इधर से आए 1 2 3, ऐसे नहीं जा सकते, फिर 3 के बाद इधर चले आए और काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। देखिए, पैरेंट चेन सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना होगा कि वो कार्बन की चेन होनी चाहिए, बीच में कोई हेटेरो एटम या विषम परमाणु आएगा तो हम लोग जंप नहीं करेंगे। अगर जंप नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्बन की चेन इस विषम परमाणु पे एक तरफ ये हो गई और एक तरफ ये हो गई। अब इन दोनों में से कोई एक ही जनक श्रृंखला हो सकती है, यानी कि पैरेंट चेन हो सकती है। तो फिर से वही रूल रहेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन इधर, इसमें 4 कार्बन है इस तरफ देखोगे तो 3 कार्बन है, तो इसमें 4 कार्बन, इसमें ज़्यादा कार्बन है, तो यही क्या हो जाएगी, आपकी पैरेंट चेन हो जाएगी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने ऐसे बना दिया सी सी, और यहाँ पे ऐसे NH, और इधर से ऐसे 3 कार्बन। अब देखिए इसमें अगर पैरेंट चेन डिसाइड करना हो तो फिर से यहाँ से चले, ये कार्बन कार्बन, बीच में ये मिल गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, विषम परमाणु। अच्छा, विषम परमाणु क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे? विषम परमाणु वो होते हैं, कार्बन किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे हेटेरो एटम बोलते हैं या हिंदी में विषम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये विषम परमाणु मिला बीच में, तो आप जंप नहीं कर सकते कि 4 इधर से ले लिया फिर 3 इधर से और बोल दिया 7, ऐसा नहीं है। यहाँ चलेंगे, ये 4 इधर हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा, तो 4 कार्बन, इसमें कार्बन ज़्यादा है, तो यही क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन। जंप नहीं करेंगे। ये जो है, अब ये सब जो छोटे कार्बन वाली चेन है, ये सब क्या हो जाएंगे, इनको प्रतिस्थापी बोलेंगे, आगे चल के समझेंगे वो भी प्रतिस्थापी क्या होती है, या सब्स्टिट्यूएंट जिनको बोलते हैं। तो ये सब दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट, और ये हो जाएगा आपका पैरेंट चेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला के कि जो आप पैरेंट चेन, जो आपका वर्ड रूट है, मूल शब्द, मूल शब्द जो है वो जानकारी देता है जनक श्रृंखला के बारे में। अब जनक श्रृंखला वही क्या आई, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक, तो बीच में अगर कोई हेटेरो एटम मिल जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी अगर इस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल और देखिए इसी में, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं कि जनक श्रृंखला हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लो इस तरीके की कोई कार्बन चेन है, ऐसे अगर मिल जाए इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसमें भी अगर ऐसे चलेंगे आपको ये लगातार 3 कार्बन मिल जाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं कर रहा है, आपको 3 कार्बन ऐसे लगातार मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन आगे चल के ये कंटिन्यूटी को ये ब्रेक कर रहा है, तो कंटिन्यूटी को ब्रेक करेगा तो इसके आगे नहीं जाएंगे। अब इसमें ये पैरेंट चेन हो सकता है या फिर ये पैरेंट चेन हो सकता है।
जंप नहीं कर सकते, बीच में अगर मिल गया ऑक्सीजन या कोई भी नाइट्रोजन, कोई हेटेरो एटम, तो जंप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 ही कार्बन है, लेकिन फिर भी यही क्या है आपका पैरेंट चेन। उसका रीजन है, आगे चल के देखेंगे, ये वाला कार्बन जो है आपके क्रियात्मक समूह का कार्बन है, इस वजह से क्रियात्मक समूह को हमें पैरेंट चेन में रखना होता है, वो आगे चल के हम लोग सीख लेंगे। लेकिन अभी के लिए खाली इतना आपको समझना है कि पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है। तो वर्ड रूट तो इसके बारे में जानकारी देता है। और दूसरी चीज जो आपकी वर्ड रूट होगी, मतलब कि वर्ड रूट के बाद जो उसमें पैरेंट चेन आएगी, यानी कि पैरेंट चेन जनक श्रृंखला, ये जो जनक श्रृंखला होती है ये आपकी, इसका लगातार होना जरूरी है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे एक पूरे सबके सब कार्बन एक लाइन में लगे हों, सारे कार्बन एक लाइन में लगे हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जरूरी क्या है कि वो कंटिन्यूअस होना जरूरी हो, मतलब ऐसे लगातार होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इस तरीके से कोई कार्बन की चेन गिवन है और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसमें पैरेंट चेन क्या लें, ये वाली पैरेंट चेन ले सकते हैं क्या 4 कार्बन की। लेकिन देखिए इसमें एक तरीका ऐसा भी है कि यहाँ से चलें 1 2 3 4 5, ये भी तो ऐसे कंटिन्यूअस चेन है। या फिर एक तरीका ऐसा है 1 2 3 4 5 6, इधर से ऐसे आ रहे हैं तो कुल कितने 5 कार्बन, लेकिन अगर ऐसे चल रहे हैं तो कितने कार्बन 6 कार्बन। तो ये वाली जो आपकी ये चेन जो आएगी, अब इसमें ये पैरेंट चेन होगी, पीसी मतलब पैरेंट चेन। ये पैरेंट चेन नहीं होगी क्योंकि इसमें देखिए कुल 4 ही कार्बन है। हाँ, इसमें ये था कि सब ऐसे एक लाइन में लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ लगातार कंटिन्यूअस तो है, बीच में कोई हेटेरो एटम नहीं है। बीच में हेटेरो एटम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चेन ये बनेगी आपकी, यानी पैरेंट चेन ये हो जाएगी, ठीक। जैसे और एक एग्जांपल से देखिए, ऐसे इस तरीके से हो, मान लो इसमें पहचानना हो कि पैरेंट चेन क्या होगी, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ना। आप कहीं से जाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो मतलब हुआ कि अगर हम ऐसे चलते हैं इस तरीके से, तो इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहे हैं। तो 7 कार्बन आएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपकी जनक श्रृंखला हो जाएगी, यानी पैरेंट चेन हो जाएगी। बचे हुए ये जो जो 2 कार्बन की चेन और ये जो 2 कार्बन की चेन, वो आपका प्रतिस्थापी की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जनक श्रृंखला जो है आपकी, कोई जरूरी नहीं कि एक सीधी रेखा में मिले, लेकिन हाँ उसका सीधी रेखा में मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका लगातार होना ऐसे जरूरी है, बीच में कोई विषम प्रमाण नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये तो बात हो गई आपके किसके, वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बाद देखते हैं ये जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा पार्ट प्राइमरी सफिक्स। ये जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये जानकारी देता है जो आपने पैरेंट चेन, जो आपने जनक श्रृंखला सेलेक्ट की है, जिस जनक श्रृंखला का आपने चयन किया हुआ है, उसमें जनक श्रृंखला कार्बन की चेन, उस कार्बन की चेन में कैसे किस तरीके की बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब उसमें बंध किस तरीके के बने हुए हैं, बंध का मतलब क्या, जो हमने कार्बन की चेन सेलेक्ट की, मान लो ये कोई पैरेंट चेन हमने सेलेक्ट की, इसमें देखो तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। और ऐसे भी आगे चल के देखेंगे कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है जिसमें द्विबंध हो, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है जिसमें त्रिबंध हो।
तो आपकी कार्बन कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन के बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है या किस तरीके का बंध है, उसके बारे में जानकारी देता है ये प्राइमरी सफिक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं कि यह जानकारी देता है जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बंध के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बंध के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब सिंगल क्या कह सकते हैं कि एकल बंध है। एकल बंध है तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे वो होगा एन। और यहाँ पर अगर मान लो बीच में कोई इस तरह से ये आपकी जनक श्रृंखला है, उसमें कोई क्या है, द्विबंध है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे वो होगा इन। और अगर कोई त्रिबंध है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आइन। सब एकल बंध है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। द्विबंध है तो उसके लिए इन। त्रिबंध है तो उसके लिए आइन। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 बार लगा हो, ये 1 2 द्विबंध 2 बार हो, 2 बार होगा तो इसके लिए यूज करेंगे डाई इन। ऐसे यहाँ पे अगर मान लो 2 बार ये लगा होगा ट्रिपल बॉन्ड, अगर 2 बार लगा होगा तब इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टर्म डाई आइन। ऐसे ही अगर ये द्विबंध 2 से ज़्यादा हो, मान लो 3 बार हो, तब इसके लिए यूज करेंगे ट्राइइन। और अगर ये त्रिबंध 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए अगर 3 है तो ट्राई आइन, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, या फिर ऐसा हो जाए कि डबल भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तब इसे हम लोग लिखेंगे इन प्लस आइन। ये लिखेंगे आइन प्लस इन, ऐसा नहीं लिखा जाता। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इन प्लस आइन। और आगे चल के देखेंगे, ये रूल पढ़ेंगे, अगर ये आपका वावेल से स्टार्ट हो रहा है यानी कि स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला जो ई है इसको हटा लिया जाता है। तो फाइनली इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इन आइन। लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, आइन पहले कभी नहीं लिखा जाता। उसका रीजन ये होता है कि देखिए ये ई जो आपका वर्णमाला वाला क्रम है यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसमें ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। वाई सबसे लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में आता है, ई पहले आता है, जो लास्ट में है उसे आप पहले नहीं लिख सकते, इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही क्या होगा, इन प्लस आइन। ठीक, अब इसी में देखिए ये तो हो गया प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि आपने जो जनक श्रृंखला का चयन किया है उनके बीच कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है उसके बारे में ये जानकारी देता है। ठीक, और इसी में जो पहला हम लोगों ने पढ़ा था अभी वर्ड रूट के बारे में, थोड़ा सा और उसी में उसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने कोई जनक श्रृंखला का चयन किया तो उसमें जितने कार्बन होते हैं, कार्बन के आधार पर उनके कुछ उस जनक श्रृंखला का कुछ नाम भी पड़ता है। जैसे इसी वर्ड रूट में थोड़ा सा आगे लिखिएगा, वर्ड रूट वो क्या बताता है, पेरेंट चेन के बारे में। ठीक, अब इस पेरेंट चेन में मान लीजिए कि उसमें कुल एक ही कार्बन ही है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हमेशा क्या लिखा जाएगा, मेथ लिखते हैं।
लेकिन साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, ए भी लगा के रखेंगे। अभी के लिए ये आदत बनाएंगे कि इसके लास्ट में ये लिखना है। अब ये ए रहेगा कि जाएगा वो डिपेंड करता है प्राइमरी सफिक्स स्टार्ट किससे होता है। अगर प्राइमरी सफिक्स किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल का मतलब किसी स्वर से स्टार्ट होगा, तो ये वाला स्वर यानी ये वाला वॉवेल हटा लिया जाएगा। ठीक, जैसे वॉवेल की बात करते हैं तो अंग्रेजी में आप जानते होंगे वॉवेल कुल कितने तरीके के होते हैं, यानी कि वॉवेल का मतलब स्वर कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन। ठीक, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, इन 5 के अलावा वाई को भी हम लोग स्वर ही कंसीडर करते हैं, यानी वॉवेल। ठीक, तो केमिस्ट्री में ये एक और एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये 5 तो रहेंगे ही, वाई भी वॉवेल की तरह लिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि ये वाई जो है जब इसको हम लोग बोलते हैं तो ये कुछ आई के जैसा लगता है, इस वजह से वाई को भी स्वर के रूप में लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर प्राइमरी सफिक्स किसी स्वर से यानी इन 6 में से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला ए हटा लेंगे। ठीक, और ऐसे ही अगर 2 कार्बन है तब उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, एथ। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। ऐसे 3 कार्बन हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप लिखेंगे। और अगर 4 कार्बन हो गया तब उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और अगर ऐसे 5 कार्बन हो गया तो 5 कार्बन को लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन हो गया तो उसके लिए लिखा जाता है हेक्स। 7 कार्बन हो गया तो उसके लिए लिखते हैं हेप्ट। ऐसे ही अगर 8 कार्बन हो गया तो उसके लिए लिखते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन हो गया तब उसके लिए लिखेंगे नून। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नून। ऐसे ही 10 कार्बन हो जाएगा तब उसके लिए लिखते हैं डेक। 11 कार्बन हो गए अगर आपकी पैरेंट चेन में, 11 कार्बन, तब उसके लिए लिखते हैं अनडेक। और अगर ऐसे 12 कार्बन हो गए तब इसके लिए लिखते हैं डोडेक। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन, 10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक। ऐसे ही बनाते हैं 13 कार्बन के लिए, तब इसे लिखेंगे ट्राइडेक। 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक। 15 कार्बन के बाद 16 कार्बन होगा तो ये हेक्साडेक। 17 होगा तो यहाँ से यहीं से लिया जाता है हेप्टाडेक। 18 कार्बन होगा ऑक्टाडेक लिखा जाएगा। तो आगे अब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 20 कार्बन हो जाए तब इसी को हम लोग आइकोस लिखते हैं, आइकोस। ठीक, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट चेन में अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ 2 कार्बन, इस तरीके से। ठीक, तो पेरेंट चेन में इससे ज़्यादा जरूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आप पेरेंट चेन बहुत लंबी हो जाएगी, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ज़्यादातर क्या रहता है आपका 10 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स के बाद देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो किसकी जानकारी देता है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है तीसरा पार्ट इसी में लिखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो जानकारी देता है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन है कि साइक्लिक चेन है। मतलब अगर आपका चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना
वाला यौगिक, यानी कि साइक्लिक चेन। अगर साइक्लिक चेन है तो उसी में प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, अदरवाइज प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। जैसे चक्रीय संरचना क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए इस तरीके की 3 कार्बन की चेन, या इस तरीके से 4 कार्बन की चेन, या फिर ऐसे हो सकता है 5 कार्बन की चेन, या फिर ऐसे हो सकता है 6 कार्बन की चेन। ऐसे 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, कितना भी आप बना सकते हो। अब इस तरीके का अगर कोई चक्रीय संरचना वाला यौगिक होगा, या फिर कह सकते हैं कि ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक होगा, तो उसके लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो होता है साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। मतलब जब नाम बनाना होगा तो अगर चक्रीय संरचना होगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? साइक्लो। ठीक, तो प्राइमरी प्रीफिक्स खाली इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि आपका यौगिक क्या है, चक्रीय संरचना वाला है। जैसा कि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, अगर खुली श्रृंखला वाला अगर आपका कार्बन का यौगिक है तो उसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो किसके बारे में जानकारी देता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में देखते हैं। 4th नंबर पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो जानकारी देता है किसी भी कार्बन के यौगिक में प्रतिस्थापी के बारे में। प्रतिस्थापी का मतलब होगा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी, उसके बारे में बताता है ये। अब ये जो प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर बोल सकते हैं इसका एक नाम और भी होता है साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन के बारे में जानकारी देता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी प्रतिस्थापी है, ये कितने तरीके का हो सकता है? ये 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है सरल प्रतिस्थापी, सरल प्रतिस्थापी। और दूसरा होगा आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ये सिंपल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरल प्रतिस्थापी। ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? जटिल प्रतिस्थापी। अब ये जटिल प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? जटिल प्रतिस्थापी का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल वाला, सिंपल क्या हो जाएगा? जैसे फ्लोरीन है तो इसका नाम क्या बनेगा? फ्लोरो। दूसरा क्लोरीन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो। तीसरा ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। चौथा अगर आयोडीन है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? आयोडो। ठीक, ऐसे अगर पांचवा NO2 ग्रुप है तब इसे लिखेंगे नाइट्रो। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होंगे? सरल प्रतिस्थापी। अब इसी में देखिए एक छठा, जैसे कोई R ग्रुप हो जाए, R को बोलते हैं एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। अब ये R कुछ भी हो सकता है, R जो है ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कि ये 1 कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन का हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, कुछ भी। जैसे सिंपल एक समझते हैं, जैसे मान लो ये हो जाए CH3, तब इसको हम लोग क्या लिखते हैं?
मेथाइल, एक कार्बन का। ऐसे ही अगर, तब इसे हम लोग बोलेंगे, अगर ये 2 कार्बन का हो गया तब इसे क्या बोलेंगे, इथाइल। ठीक, ऐसे ही अब ये 3 कार्बन 4 कार्बन, इसको और जाके आगे चल के इसको और डिटेल में देखेंगे। ये आपका, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, तब इसका नाम क्या बनाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है तो इसका नाम क्या बनाएंगे। ये सब जो है आगे हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे कि ये आर ग्रुप और क्या क्या हो सकता है। अभी के लिए आर ग्रुप जो नॉर्मली हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आते हैं वो जानते हैं। सिंपल, एक कार्बन है तो उसे मेथिल, 2 कार्बन का है तो एथिल। बाकी इसको और डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही 7वें नंबर पे आपका हो जाएगा ओ आर ग्रुप। जैसे ये आर एल्किल ग्रुप है, वैसे ओ आर को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी ग्रुप। वही उसी से बना हुआ है। अगर सिर्फ आर है तो एल्किल, और ओ आर है तो एल्किल प्लस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, तो लास्ट में वो इल हटा के ऑक्सी ऐड कर लेते हैं तो बन जाता है एल्कॉक्सी। ठीक, इसे बोलेंगे एल्कॉक्सी। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे CH3 था, इसको हम लोगों ने क्या बोला, मेथिल। अगर यही ग्रुप ऐसा हो जाए OCH3, तब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल नहीं बोलेंगे, अब इसी को बोलेंगे मेथॉक्सी। इसी का क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी। ऐसे ही अगर एथिल के पहले लगा दें, जैसे यहाँ पे ये CH2 CH3 एथिल ग्रुप था, उसी CH2 CH3 CH2 के पहले अगर O लगा दें, तब इसे क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। इसे बोलेंगे एथॉक्सी। ठीक, एथॉक्सी। और ऐसे ही आर की जगह अगर मान लो कि आपका क्या हो जाए, कोई बेंजीन रिंग हो जाए, आर की जगह अगर कोई बेंजीन रिंग हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं फेनिल। आर की जगह जैसे मान लो कि आपका प्रतिस्थापी के रूप में ऐसे कोई बेंजीन रिंग ही हो जाए, आर की जगह अगर कोई बेंजीन रिंग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, फेनिल। और उसी फेनिल के पहले अगर ओ लगा हो तो उसी को क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये कैसे बनाया जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर कहीं ये लिखा है CH3, तो ये तो अभी क्या हुआ, ये देखो CH3 कहाँ है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में। ठीक, लेकिन अगर इसी में से हम क्या करें, इसी मेथिल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी भी क्या है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के उस पर हम एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, पहले भी वो सब्स्टिट्यूएंट था लेकिन अब उस पर क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा के उस पर मान लो आपने एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो जब प्रतिस्थापी के ऊपर कोई दूसरा प्रतिस्थापी लगा देते हैं तब उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तब इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथिल। इसका नाम बनेगा क्लोर, यहाँ से क्लोरो और यहाँ से मेथिल, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथिल। लेकिन इसका जब नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, जब भी नाम लिखा जाता है हमेशा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। IUPAC का रूल है, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें तो उसके आगे क्या लगा दें, उसको ब्रैकेट में कर लें। इसका मतलब ये हो गया, अगर कभी आपने किसी कार्बनिक यौगिक के नाम के आगे ऐसे ब्रैकेट में कुछ देखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, इसी में जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 क्लोरीन लगा दें, 2 क्लोरीन, अब आपकी बार क्या किया आपने, एक और हाइड्रोजन हटाया, उसके यहाँ क्या लगा दिया, एक और क्लोरीन लगा दिया, तब इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई क्लोरोमेथिल। डाई क्लोरोमेथिल, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसको भी कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिला वो ये है कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को आप ऐसे बिना ब्रैकेट के उसका नाम लिखेंगे, फ्लोरो क्लोरो, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो उसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। पहला डिफरेंस। एक और डिफरेंस होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, एक और डिफरेंस होता है, थोड़ा उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे इस तरीके का अगर आपको कोई कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट की पेरेंट चेन के रूप में, और इसमें मान लीजिए कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहीं अगर 2 बार लगा मिल जाए, एक ही तरीके का सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लिखा मिल जाए, तब इसका नाम हम लोग बनाते हैं, 2 बार क्लोरीन है, दोनों सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तब इसका नाम बनाएंगे डाइक्लोरो। उसके आगे ये पोजीशन लिखी जाती है कि ये वाला क्लोरीन किस कार्बन पे है, वो बाद में देखेंगे। वो नंबरिंग से आता है कि किस कार्बन पे ये क्लोरीन लगा है, किस कार्बन पे ये क्लोरीन लगा हुआ है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, चूंकि दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ही तरह के हैं, तो उनको एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, डाई टर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो हो गया किसके लिए, ये है फॉर 2 टाइम्स, अगर 2 बार हुआ तब उसके लिए लिखेंगे डाई। ट्राई लिखते हैं अगर मान लो यही 3 बार हो जाए, 3 टाइम्स, मतलब कि एक बार और यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, अब इसको क्या लिखेंगे, ट्राइक्लोरो। और अगर ऐसे 4 बार हो जाए, तब इस 4 टाइम्स हो जाए, तब इसे क्या लिखते हैं, टेट्राक्लोरो। मतलब 2 बार होगा तो डाइक्लोरो, 3 बार होगा तो ट्राइक्लोरो, 4 बार होगा तो टेट्राक्लोरो। अब क्लोरो के लिए नहीं, ये सबके लिए लगेगा। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रो, ये 2 बार लग जाए तो डाई नाइट्रो, यही नाइट्रो 3 बार लग जाए तो ट्राई नाइट्रो, यही नाइट्रो अगर 4 बार लग जाए तो टेट्रा नाइट्रो, 5 बार लग गया तो पेंटा नाइट्रो। इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई कार्बन की चेन, ऐसी कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट की, ठीक, मान लेते हैं कि वो आपकी क्या है, वो पेरेंट चेन है। अब अगर ये पेरेंट चेन है तो ऐसे केस में अगर इस पे मान लो कि ये वाले 2 बार लगे हैं, मान लो कि यहाँ से CH2Cl एक ये लगा हुआ है, एक इस वाले पे मान लेते हैं CH2Cl। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2 बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ, तो अब की बार इसके लिए डाई क्लोरोमिथिल नहीं यूज करेंगे। 2 बार को बताने के लिए अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार हो गया, तब उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म बिस। डाई टर्म नहीं यूज करेंगे। डाई टर्म कहाँ यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब कहाँ यूज करते हैं, ये सब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार होगा तो उसके लिए बिस टर्म यूज करते हैं। अगर ये 3 बार हुआ तब इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस। अगर ये 4 बार हो गया तो जैसे यहाँ पे 4 के लिए टेट्रा यूज किया, तो वहाँ टेट्रा नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं टेट्रा किस। और अगर ये 5 बार हुआ, 5 टाइम्स, तब यूज करते हैं पेंटा किस। इस तरीके से सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा ये सब चलता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए अगर 2 बार है तो बिस, 3 बार है तो ट्रिस। जैसे इस वाले में यहाँ पे देखिए, सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे बिस क्लोरोमेथिल, बिस क्लोरोमेथिल, ठीक। अब ये बिस क्लोरोमेथिल, उसके पहले ये नंबर लगा होगा कि किस नंबर के कार्बन पे ये दोनों प्रेजेंट हैं, वो बाद में देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, ये सारा कुछ बाद में देखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो किसके बारे में जानकारी देता है, प्रतिस्थापी के बारे में। प्रतिस्थापी कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का, या तो सिंपल या तो
कॉम्प्लेक्स, यानी सरल प्रतिस्थापी या फिर जटिल प्रतिस्थापी। ठीक, सरल प्रतिस्थापी का नाम कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, और जो जटिल प्रतिस्थापी यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर सरल प्रतिस्थापी दो बार, सेम टाइप का सरल प्रतिस्थापी अगर दो बार है तो उसके लिए डाई, तीन बार है तो ट्राई, चार बार है तो टेट्रा। कॉम्प्लेक्स के लिए अगर दो बार है तो डाई टर्म यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, बिस। तीन बार है तो ट्रिस, चार बार है तो टेट्राकिस, और पांच बार है तो पेंटाकिस। इस तरीके से इसके आगे अब इंपॉर्टेंट नहीं होता, कारण यह है कि अगर सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पांच से ज़्यादा बार हो गया तो आपको कार्बन चेन बहुत लंबी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि जहाँ पे कार्बन चेन ही बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। ठीक है, बाकी ये वाले और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनाते हैं, कैसे इसका नाम लिखेंगे, ये आगे चल के हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि अभी ये वाला जो आर ग्रुप है इसको हम लोग क्या करेंगे और ज़्यादा अभी डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये आर जो है आपका एल्किल ग्रुप, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। और उसके बाद अभी सेकेंडरी सफिक्स बचा हुआ है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा उसके बारे में जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके।